बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल बोन्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास 3 में हम केमिस्ट्री इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है गैसेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर चूँकि थोड़ा लेंथी है तो इसलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस एंड इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा फर्स्ट जो मल्टीपल चॉइस है वो है जी, द टेम्परेचर ऑफ नेचुरल प्लाज्मा इज़ अबाउट टू। कहता है कि नेचुरल प्लाज्मा का टेम्परेचर कितना होता है। इसका ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो है नेचुरल प्लाज्मा का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मल्टीपल चॉइस है जी वो है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ वाटर इट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो किस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू वाटर के जो है ट्वाइस हो जाता है। वो है जी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। 546 केल्विन टेम्परेचर पे जो हमारे पास गैस है उसका वॉल्यूम जो है ट्वाइस हो जाता है अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मल्टीपल चॉइस है जी वो है, फार्मूला यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेंटीग्रेड स्केल। उसका जो है राइट ऑप्शन है वो है जी बी इज़ राइट ऑप्शन। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। ये जो है राइट ऑप्शन है। ये फार्मूला यूज़ होता है फ़ारेनहाइट को चेंज करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जी, मास ऑफ 22.4 dm³ ऑफ N2 एट STP। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वो कहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो N2 है उसका मैस जो है 22.4 dm³ वॉल्यूम पे कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जो किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 dm³, जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, कहता है मोलर वॉल्यूम पे N2 का जो है मैस कितना होगा। अब 1 जो है नाइट्रोजन एटम का मैस हमें पता है 14 ग्राम होता है और 2 का कितना होगा 28 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ए। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज़ मैक्सिमम एट। वो कहता है मोलर वॉल्यूम CO2 का मैक्सिमम किस टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है जी बी। ठीक है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे CO2 का मोलर वॉल्यूम जो होता है वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है जी, रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल्स इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ। वो कहता है कि रियल गैस जो है कब जो है वैन डर वाल इक्वेशन के साथ रिजेंबल करती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन है। अगर हमारे पास ए एंड बी दोनों वैल्यू दोनों ए और बी जो है हमें पता है कांस्टेंट हैं, तो इनकी जो वैल्यू अगर स्मॉल हो या ज़ीरो हो तो तब जो है कोई भी रियल गैस जो है रिजेंबल करती है आइडियल गैस के और वैन डर वाल इक्वेशन को जो है ओबे करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ डबल एंड द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल। वो कहता है कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी भी गैस का हम डबल कर दें और प्रेशर को हम कम करके आधा कर दें तो उस वक्त किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा बी राइट ऑप्शन। यानी कि अगर
टेम्परेचर को हम डबल करें और जो है प्रेशर को आधा कर दें तो उस वक्त हमारे पास गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा 4 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 dm क्यूब ऑफ वाटर इज क्लोज टू। वो कहता है कि 1 dm क्यूब ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, इसका तो हमें ऑलरेडी पता है 55.6 मल्टीप्लाइड 6.02 10⁻23 यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी 1 dm क्यूब ऑफ वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इक्वल मास ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन इज। वो कहता है कि अगर किसी भी एम्प्टी कंटेनर में हम इक्वल मैसेज में मीथेन और ऑक्सीजन को ऐड कर दें एट 25 डिग्री पे, तो उस वक्त जो ऑक्सीजन जो है कंटेनर की वाल पे जो फ्रैक्शन यानी कि रगड़ जो एक्सर्ट करेगी वो कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑप्शन 1/3। ठीक है, ये यानी कि वो इतनी फ्रैक्शन को एक्सर्ट करेगी ऑन द वाल ऑफ कंटेनर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द स्प्रेडिंग ऑफ अ रोज आर सेंट इन एयर इज ड्यू टू। कहता है कि रोज़ खुशबू यानी जैसे कि सेंट हो गया, रोज़ वगैरह, इनकी खुशबू का एयर में फैल जाना कौन सा प्रोसेस है, तो ये इसका जो ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑप्शन डिफ्यूजन के ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। हमें पता है जी एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 टॉर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर बाय मटीरियोलॉजिस्ट इज। हमें पता है मटीरियोलॉजिस्ट जो है यानी कि जो प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट डिफरेंट है, कुछ और भी यूनिट हैं जैसे पास्कल हो गया। जो मटीरियोलॉजिस्ट जो मेनली इसका प्रेशर का यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, पाउंड्स पर इंच स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, फीलिंग अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग इन अनप्रेशराइज्ड कैबिन इज ड्यू टू। वो कहता है किसी अनप्रेशराइज्ड कैबिन में हम ब्रीथिंग के दौरान अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, तो उस वक्त जो है अनप्रेशराइज्ड कैबिन में जो हमारे पास प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो लो होता है, जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट है जी, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन। वो कहता है किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो हमें पता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो SI यानी हमें पता है प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये सब जो नीचे दिए गए हैं ये प्रेशर के ही यूनिट हैं, लेकिन हमें बताना है SI यूनिट कौन सा है, तो SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द क्वेश्चन नंबर 16, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स। एयर में जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो होता है 159 टॉर, जबकि हमारे लंग्स में इसका प्रेशर होता है 116 यानी कि 116 टॉर जो है हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज NH3 SO2 Cl2 एंड CO2 इज। तो इसका आसान सा जो है आंसर ये है कि जो गैसेस जो है लाइट होती हैं यानी कि मैस में या वज़न में हम कह सकते हैं जिनका वेट जो है लेस होता है, वो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है NH3 का जो वेट है बाकी गैसेस की निस्बत कम है, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है हमारे पास CO2 का है, तो CO2 का
आएगा ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, फिर आएगा SO2 का एंड देन आएगा Cl2 का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट STP। वो कहता है इनमें से कौन सी गैसेज हैं जिनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 and 280 centimeter cube of N2O have same number of molecules at STP। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। वो कहता है इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो पहले भी हमने देखा है जो इनमें से जो है हल्की होगी, ठीक है, यानी कि उसका जिसका वेट कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। NH3 इज़ हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज़ मैक्सिमम। वो कहता है कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेवियर, किसी भी गैस का आइडियल बिहेवियर डेविएशन ऑफ गैस किसी भी गैस का कब मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वो आएगा जी, राइट ऑप्शन है ए राइट ऑप्शन, -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 ATM, यानी कि जब हमारे पास टेम्परेचर लो होगा एंड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस वक्त जो है कोई भी गैस, ठीक है, डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करेगी जब टेम्परेचर कम होगा एंड प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन सब MCQs के आंसर ये बॉक्स में दिए गए हैं, आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी होंगे, आप इनको कॉपी वगैरह भी करा के तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इनको वन बाय वन। तो फर्स्ट जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू। वो कहता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है एक्चुअली एक टेम्परेचर होता है, एक हाइपोथेटिकल या ख्याली टेम्परेचर होता है। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाता है। हालांकि नेचुरली ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो, लेकिन वो कहता है हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ज़ीरो इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 केल्विन, या फिर हम कह सकते हैं -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो। चले हम चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो इनमें हम डिफ्रेंशिएशन यानी कि इनमें इख्तलाफात को हम देख लेते हैं कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन एक दूसरे की तरह मुख्तलिफ हैं। तो पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है। तो डिफ्यूजन है जी, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वो कहता है कि ये डिफ्यूजन जो है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, यानी कि ये खुद ब खुद टेक प्लेस करती है, इसको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है,
तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी खुद ब खुद टेक प्लेस करता है, इसे किसी भी असिस्टेंस की जो है ज़रूरत नहीं होती। तो थर्ड पे है जी, द स्प्रेडिंग ऑफ मालिक्यूल इज़ ड्यू टू कोलिजन। जो इसमें जो मालिक्यूल स्प्रेड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ या किसी भी उसी गैस के कंटेनर के साथ कोलिजन की वजह से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जी, स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगरेंस ऑफ रोज और सेंट, ये जो है डिफ्यूजन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी एफ्यूजन। एफ्यूजन क्या होता है, किसी भी गैस मालिक्यूल का किसी छोटी सी स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए जो है बाहर निकलना एट हाई प्रेशर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि वो कहता है किसी भी स्मॉल ओपनिंग से गैस के मालिक्यूल का ज़्यादा प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ मूव करना इफ्यूजन कहलाता है। और यहाँ से गैस के मालिक्यूल वन बाय वन मूव करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन अब्रप्ट प्रोसेस, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता ये, बल्कि अचानक यानी कि ऐसे सडनली जो है टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट है, द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नॉट ड्यू टू कोलिजन बट ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू एस्केप वन बाय वन। वो कहता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं वो कोलिजन की वजह से स्प्रेड नहीं होते बल्कि वन बाय वन एस्केप करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी टायर है, किसी भी गाड़ी का पंक्चर हो जाए तो वहाँ से जो एयर है टायर में से बाहर निकलती है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल वन बाय वन बाहर मूव करते हैं, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग के ज़रिए छोटा सा होल हो जाता है, ठीक है। उस होल में से वन बाय वन गैस के मॉलिक्यूल का बाहर जो इखराज होता है उससे हम कहते हैं इफ्यूजन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वाई वाटर मॉलिक्यूल डोंट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन। वो कहता है कि वाटर वेपर जो हैं वो 273 केल्विन टेम्परेचर पे आइडली बिहेव क्यों नहीं करते, आइडियल गैस की तरह बिहेव क्यों नहीं करते। तो इसकी रीज़न है जी, when water vapors are present at 273 Kelvin or 0 degree centigrade, there are sufficient forces of attraction among its molecules. Due to this reason, water molecule behave non-ideal at 273. वो कहता है 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो वाटर के मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सफिशेंट प्रेजेंट होती हैं, यानी कि काफ़ी मिकदार में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपर जो हैं आइडियली बिहेव नहीं करते, यानी कि नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, गिव टू कॉजेज फॉर द डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी। वो कहता है किसी भी गैस का आइडियल बिहेवियर से डेविएट होना, इसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनको देखते हैं। According to KMT means kinetic molecular theory के according, there are no forces of attraction between gas molecule, but it has been observed that molecule of gases have forces of attraction when they are pressurized. Kinetic molecular theory के मुताबिक ये है कि किसी भी गैस मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि जब हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, यानी कि गैस प्रेशराइज्ड हो जाती है, तो उस वक्त जो है गैस के मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट है जी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गिवन gas molecule is negligible as compared to the occupied volume of gas. This is also true under the normal temperature and pressure. वो कहता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का दूसरा पोस्टुलेट ये भी है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल, किसी एक गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है ना, वो एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस या कंटेनर के कंपेयर अगर हम करें तो वो निग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है और उसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा उस वक्त मुमकिन होता है जब टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू नॉर्मल होती हैं। लेकिन अगर हम
प्रेशर को जो है ज़्यादा कर दें, यानी कि किसी गैस को प्रेशराइज कर दें, तो उस वक्त किसी भी गैस का जो हमारे पास वो होगा वॉल्यूम होगा वो ज़ीरो, यानी कि हम उस वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो बल्कि काउंट होगा, निगलेक्ट नहीं होगा। तो ये जो है दोनों पोस्टुलेट उसके जो है KMT के फॉल्टी पोस्टुलेट भी हम कह सकते हैं, या काजेज भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से गैस जो है डेविएशन शो करती है आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारे पास हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो गैस है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती। ये इसकी वजूहात हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी स्टेट ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। वो कहता है ग्राहम लॉ को डिफाइन करें एंड उसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करें। तो थॉमस ग्राहम जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, जिसने कहा दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसने कहा कि जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट अगर हम रखें तो उस वक्त किसी भी गैस का जो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, यानी उसी गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d अंडर रूट, यानी कि डेंसिटी का जो है स्क्वायर रूट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, वो है जी के कांस्टेंट। यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू K/d अंडर रूट। ठीक है, अब के को हमने अलहदा कर लिया तो डी जो है डेंसिटी का जो अंडर रूट है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी फिर अगर हम ये भी वही लिखा हुआ रेट मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल टू के। द कांस्टेंट के इज सेम फॉर ऑल गैसेज, यानी कि के की वैल्यू सब गैसेज के लिए सेम होती है व्हेन दे आर ऑल स्टडीज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कहता है जब गैसेज तमाम गैसेज को हम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है स्टडी कर रहे हैं तो उस वक्त के की वैल्यू सेम होती है। वो कहता है कंसीडर अगर हम करें तो अगर हमारे पास दो गैसेज हैं 1 और 2, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन जो होगा R1 एंड R2 होगा और उनकी डेंसिटी जो होगी D1 एंड D2 होगी। तो उस वक्त जो है ग्राहम लॉ के ज़रिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, R1 मल्टीप्लाइड बाय D1, जैसे ऊपर हमने इक्वेशन निकाली है उसी में जो है गैस 1 और गैस 2 की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। D1 इज इक्वल टू आएगा K एंड सेकेंड केस के लिए आएगा R2 मल्टीप्लाइड बाय D2 अंडर रूट इज इक्वल टू K। और फिर हम इन दोनों इक्वेशन को जो है डिवाइड करें और रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी R1 ओवर R2 डिवाइडेड बाय D2 अंडर रूट ओवर D1 अंडर रूट, यानी कि ये ग्राहम लॉ की मैथमेटिकली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इन SI यूनिट। वो कहता है R जो गैस जनरल गैस कांस्टेंट होता है उसका SI यूनिट में जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हमें पता है जी R की जो पहले इस टॉपिक में हम लोगों ने इसकी वैल्यू फार्मूले की मदद से जनरल गैस इक्वेशन से निकाली है। जनरल गैस का हमें पता है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। तो उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास R आएगा R इज इक्वल टू PV ओवर NT। इस वाली इक्वेशन में हमने प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की जो है SI वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर R की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है जी जो हमारे पास प्रेशर होता है वैसे हम नॉर्मली जो है ATM में यूज़ करते हैं। 1 ATM जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है 760 टॉर। ये टॉर भी प्रेशर का ही यूनिट है। तो इसकी वैल्यू जो है SI यूनिट में 1 ATM की होती है।
10, 13, 25 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी और हमें पता है 1 मीटर का क्यूब जो है 1000 DM क्यूब या डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये जो है एंड नेक्स्ट जो हमारे पास n की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। हम एक गैस ले रहे हैं तो उसका 1 मोल ले रहे हैं, तो उसके लिए n की वैल्यू आएगी 1 मोल। और टेम्परेचर जो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 273.16 केल्विन होती है। ठीक है जी। और जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें पता है जी होती है 22.414 DM क्यूब होती है। तो अगर हम इसको मीटर क्यूब में ही, क्योंकि हमें पता है सही यूनिट वॉल्यूम का जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो इसकी हम मीटर क्यूब में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी 0.022414 मीटर के क्यूब। इस तरह सब वैल्यूज़ आ जाएंगी और इस इक्वेशन में पुट करके जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो है जी R इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। अब न्यूटन मीटर जो हमारे पास है वो है जी इक्वल होता है जॉउल के। ठीक है, तो न्यूटन मीटर की जगह यहाँ पे जॉउल पुट कर दिया है, पर केल्विन पर मोल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी व्हाट इज मींट बाय द टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ऐसा वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सबस्टांस जो है एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो और इसे हम TC से डिनोट करते हैं। तो इसको हम देखते हैं जी द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय TC. For example, O2 has a critical temperature 154.4 Kelvin or minus 118.75 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर की एग्जांपल है। क्रिटिकल प्रेशर है जी द प्रेशर corresponding pressure which is required to bring about the liquefaction at the critical temperature, यानी कि वो प्रेशर जो किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन को लाने के लिए, यानी कि किसी भी सबस्टांस को लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर होता है, उसे हम जो है क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है TC लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा PC, इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, it is called critical pressure. For example, the critical pressure of water is 217.0 atm, यानी कि ये जो है इसकी क्रिटिकल प्रेशर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज प्लाज्मा एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। कहता है कि प्लाज्मा क्या है एंड ये किस तरह बनता है। तो प्लाज्मा जो है एक्चुअली एक गैस ही है, गैसियस मिक्सचर है। ठीक है, आयनाइज्ड गैसियस मिक्सचर, जिसमें जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल, सम न्यूट्रल एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस मिक्सचर को हम कहते हैं जी प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा जो है मैटर की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो इसका जी इट मीन्स दैट प्लाज्मा इज डिस्टिंक्ट स्टेट ऑफ मैटर कंटेनिंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एंड नंबर ऑफ सफिशिएंट number of and its electrical properties and behavior। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, जब हम किसी भी गैस को जो है अगर हम हीट करें या फिर हम उसमें उस पे जो है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो जो हमारे पास उसमें जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि वो किसी भी एटम गैस के एटम से वो रिमूव हो जाएंगे या ऐड अप रिमूव हो जाएंगे। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होंगे तो एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि वो आयन में चेंज हो जाएगा। या फिर जो है जो इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो और जो कुछ एटम गैस के होंगे वो न्यूट्रल भी रह जाएंगे। तो इस तरह जो है आयंस के मिक्सचर को और न्यूट्रल पार्टिकल के एटम के मिक्सचर को जो हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है,
कहता है इट कैन बी क्रिएटेड बाय हीटिंग अ गैस और सब्जेक्टेड इट टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड with a laser or microwave generator. This decrease or increase the number of electron creating positive or negative charge particle called ions and accompanied by the dissociation of molecule bond if it is present. वो कहता है मालिक्यूल के दरमियान जो प्रेजेंट मालिकुलर बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो बॉन्ड भी टूट जाता है और जो एटम होता है वो जो है आयंस में चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें जो है गैस के एटम से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो वो जो है एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें कुछ एटम जो है न्यूट्रल भी रह जाते हैं। इस मिक्सचर को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, इस तरह जो है प्लाज्मा वजूद में आता है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट। जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या है जी? When a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled। वो कहता है जब किसी भी प्रेशराइज्ड या कंप्रेस्ड गैस को हम सडनली एक्सपेंशन के लिए अलाउ करते हैं तो वो लो प्रेशर के रीजन में तो वो जो है कूल हो जाते हैं, यानी कि ठंडी हो जाती है। इस तरह के इफ़ेक्ट को हम जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट कहते हैं और ये जो इफ़ेक्ट है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ होता है। तमाम रियल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन के इस इफ़ेक्ट या जॉल थॉमसन इफ़ेक्ट के ज़रिए जो है कूल होती हैं या एक्सपेंड होती हैं, जबकि हाइड्रोजन एंड हीलियम नहीं होती। ठीक है, और उसके लिए दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो अप्लाई डाल्टन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अप्लाई डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस। वो कहता है ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए डाल्टन लॉ को अप्लाई किस तरह हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी सम गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर इन द लेबॉर्ट्री। जब लेबॉर्ट्री में जो है किसी भी मिक्सचर में गैसेस भी प्रेजेंट और वाटर भी, तो गैसेस जो हैं वो वाटर के ऊपर जो है एक तह बना देती हैं या कलेक्ट हो जाती हैं। तो गैस ड्यूरिंग दिस कलेक्शन गैदर वाटर वेपर एंड बिकम मॉइस्ट। अच्छा, जैसे ही वो गैसेस जो है वाटर के ऊपर जो है तह बनाती हैं तो उस वक्त वो मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा गीली गीली जो है गैसेस हो जाती हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉइस्ट गैस इज देयर फॉर द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड दैट ऑफ वाटर वेपर्स। तो वो कहते हैं इस जो मॉइस्ट गैस है उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इक्वल होगा द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर प्लस वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इसके मैथमेटिकल फॉर्म है जी पी मॉइस्ट यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पी ड्राई यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पी वाटर वेपर यानी कि वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा उसके सम के इक्वल होगा। अब पी मॉइस्ट इज इक्वल टू पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। अब वाटर वेपर को जो है हम वाटर वेपर के प्रेशर को हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से पी ड्राई को जो है यानी कि ड्राई गैस के प्रेशर को जो है अलहदा करना है तो पी ड्राई जो है साइड पे आ जाएगा तो पी मॉइस्ट माइनस एक्वस टेंशन। ये जो है इस इक्वेशन से जो है हम ड्राई गैस के जो है पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ की। नेक्स्ट है जी राइट द यूजेस ऑफ प्लाज्मा के प्लाज्मा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इसकी कुछ जो है यूजेज यहाँ पे दिए गए हैं। न्यून साइंस आर ग्लास ट्यूब फिल्ड विद अ गैस। न्यून साइन जैसे कि जो होते हैं वो एक गिलास ट्यूब नुमा होते हैं और उनमें एक गैस जो फिल्ड हुई होती है वो एक्चुअली प्लाज्मा ही होता है। When they are turned on then electricity flow through the tube. The electrically charges the gas, possibly neon, and create a plasma inside the tube. This plasma glow with a special color depending upon what kind of gas inside। वो कहता है जो न्यून साइन जैसे कि रोड वगैरह पे लगे होते हैं
उनमें जो है नियॉन साइन में जो है एक्चुअली गैस फिल होती है, ठीक है। तो ये गैस जो है प्लाज्मा होती है, और जब ये ग्लो करती है, नियॉन साइन हमें पता है जब हम रात को देखें वो ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो वो जो है ग्लो कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो डिफरेंट कलर भी शो कर रहे होते हैं, तो ये प्लाज्मा की वजह से होता है। They find the applications such as plasma processing of semiconductors, sterilization, and some medical product, lamps, laser, diamond coated films, high power microwave sources and pulsed power switches, यानी इन तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट में जो है प्लाज्मा यूज़ होता है। They also provide the foundation for important potential applications such as generation of electrical energy from the fusion, pollution control and removal of hazardous chemical, ठीक है। वो कहता है hazardous जो हमारे लिए नुकसानदायक केमिकल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी जो है फ्यूजन के प्रोसेस से जो है ये प्लाज्मा यूज़ होता है। प्लाज्मा लाइट अप आवर ऑफिसेज एंड होम्स मेक आवर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क। अब हमारे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट हैं यानी इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी प्लाज्मा यूज़ हो रहा होता है, और जैसे कि हमारे घरों में या ऑफिसेज में लाइट बल्ब जो ऑन होते हैं उनमें भी प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी दे ड्राइव लेजर्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर को, यानी कि लेज़र और पार्टिकल एक्सेलरेटर को भी चलाने के लिए प्लाज्मा यूज़ होता है। एंड हेल्प टू क्लीन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए यानी कि पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। एंड पास्चराइज द फूड एंड मेक टूल्स कोरोजन रेजिस्टेंट, फूड को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होती है, और इसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंट टूल यानी कि वो तमाम टूल जिनको जंग नहीं लगता, ये उन तमाम जो है टूल को बनाने के लिए भी प्लाज्मा यूज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास 3 में हम चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर से तकरीबन 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामिनर इनको बार बार टच करता है, तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चूँकि टाइम की किल्लत की वजह से हम इनके जो है मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप हमसे हमारी वेबसाइट पे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, calculate the mass in 1 dm cube of NH3 gas at 30 degrees centigrade and 1000 millimeter of Hg pressure, considering that NH3 is behaving ideally। वो कहते हैं कि mass in 1 dm cube of NH3 के NH3 का मैस 1 dm क्यूब में फाइंड करें एट 30 डिग्री टेम्परेचर, एंड प्रेशर कितना होगा 1000 मिलीमीटर ऑफ Hg, एंड कंसीडरिंग द NH3 इज बिहेविंग, और ये कंसीडर करें कि NH3 गैस जो है बिहेव करे आइडली। तो यहाँ से हमने मैस को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन है जी, हमें प्रेशर दिया गया है 1000 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो हम इसको जो है हमें पता है कि किसी भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम जो है वैल्यूज़ के जो यूनिट्स हैं वो हम SI यूनिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पता है प्रेशर का यूनिट ATM में होता है, तो इस मिलीमीटर ऑफ Hg को हम ATM में चेंज करेंगे तो इसको जो है 760 टॉर पे जो है जब हम 760 पे डिवाइड करेंगे 1000 को तो ये ATM में चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.315, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया हुआ 1 dm क्यूब दिया हुआ है, जबकि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट केल्विन होता है यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया, तो हम इसको चेंज करेंगे केल्विन में। तो हमें पता है जी 273 केल्विन जो है
टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, तो इसको हम जो है इसमें 30 प्लस करेंगे तो 303 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na3 कितना होता है 7 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ से हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन जो होती है वो PV इज इक्वल टू nRT होती है। ठीक है, जो N होता है वो हमें पता है वो इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू पुट की हुई है, मैस ओवर मोलर मैस। RT कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मैस ऑफ गैस। तो यहाँ से हमने मैस को निकालना है, तो इसको जो है रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो ये आ जाएगी PVM ओवर RT। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मैस कितना आएगा 0.907 ग्राम। तो 1 dm³ अगर हम Na3 का लें अंडर गिवन कंडीशन तो हमारे पास उसका मैस कितना आएगा 0.907 ग्राम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज आइडियल गैस कांस्टेंट R एंड कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू इन डिफरेंट यूनिट। तो ये R का हमें पता है ये आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू हम देखते हैं जी, चलते हैं। द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ द R कैन बी कैलकुलेटेड बाय एवोगाड्रो प्रिंसिपल। एवोगाड्रो की मदद से हम R की वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द यूनिट चूजन फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, वो कहता है इसमें जो है इक्वेशन में जैसे हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, तो वहाँ पे R जो होता है वो जनरल गैस कांस्टेंट होता है, तो हम उस इक्वेशन को रीअरेंज करके R की वैल्यू निकालेंगे। अब R इज इक्वल टू आ गया PV ओवर NT। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें पता है प्रेशर की प्रेशर के हम डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं, ATM में भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रेशर का यूनिट जो है हमें पता है जी डिफरेंट और भी यूनिट हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया, पास्कल हो गया, इन सब यूनिट को यूज़ करके हम R की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेशर की वैल्यू ATM में यूज़ करेंगे और वॉल्यूम की dm³ में, एंड नंबर ऑफ मोल तो हमें पता है 1 मोल ऑफ गैस है तो ये मोल यूज़ करेंगे, और टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करें इस फार्मूले में, तो इसकी हमारी R की वैल्यू आती है 0.0821 dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब ये जो है R की वैल्यू का जो व्हेन द प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर द वॉल्यूम इन dm³ द वैल्यू ऑफ R शुड बी 0. मतलब वो कहता है जब ये तमाम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हो तो हमारे पास R की ये वैल्यू आ जाती है 0.0821 dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो अब द फिजिकल मीनिंग इस वैल्यू ये 0.0821 dm³ जो ये वैल्यू आई है, तो वो कहता है इस वैल्यू का फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास इफ़ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर हमारे पास एक मोल ऑफ आइडियल गैस हो एट 273.16 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 केल्विन देन इट विल एब्जॉर्ब। वो कहता है कि अगर हमारे पास इतना टेम्परेचर हो और इतने 1 ATM जो है प्रेशर हो, तो अगर हम इस जो है 1 मोल ऑफ गैस का अगर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो है गैस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी 0.0821 dm³ ATM ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी एक केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो अब जो है हम अगर प्रेशर की जो है वैल्यू जो है टॉर में फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो फिर हमें और जो है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में जो है फाइंड आउट करना चाहें तो हम फिर R की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। R इज इक्वल टू 0.0821 dm³ ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास अब जो होगा ना 1 dm³ जो होगा नहीं 1 ATM जो हमारे पास प्रेशर होगा वो इक्वल होगा 760 टॉर के। ठीक है, तो 760 टॉर
जो है हम इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.4 dm³ मिलीमीटर ऑफ Hg पर केल्विन पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो 760 उसके बाद जो है हमारे पास टॉर में आ जाएगी 760 टॉर इज इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। यानी कि उनकी वैल्यू सेम होती है। अगर यहाँ पे हम मिलीमीटर ऑफ Hg पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब है टॉर की वैल्यू भी सेम ही होगी, यानी कि यहाँ पे हम मिलीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हैं और टॉर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले मिलीमीटर ऑफ Hg में फाइंड आउट की हुई है, फिर इन्होंने यहाँ पे बताया 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर के होता है, तो इसलिए मिलीमीटर ऑफ Hg की जगह पे इन्होंने टॉर पुट कर दिया, ठीक है। इसको इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आ गया 62.4 dm³ टॉर पर केल्विन पर मोल आ गया। अब dm³ को हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 dm³ इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल, यानी कि ये प्रेशर की वैल्यू अगर हम टॉर में फाइंड आउट करें तो आर की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम जो है एसआई यूनिट को यूज़ करें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के, तो फिर आर की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है 1 atm इज इक्वल टू 1 टॉर के, ठीक है। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर के। सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक दी हुई है, तो इसको आप जो है करेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो है वैल्यू आप करेक्ट भी कर सकते हैं, तो ठीक है जी। 1 atm हमें पता है 760 टॉर के बराबर होता है। अगर हम ये प्रेशर की वैल्यू atm की बजाय हमें पता है प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर में जो है 1 atm की वैल्यू कितनी होती है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है प्रेशर की वैल्यू होती है, ठीक है। और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है उसकी जो है ऐसा यूनिट जो होता है मीटर क्यूब होता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल होता है 1000 dm³ के। अब प्रेशर की वैल्यू ये आ गई, जबकि हमें पता है मोलर वॉल्यूम जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 22.414 dm³ होती है। अब हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमें पता है 1000 dm³ इज इक्वल टू 1 मीटर का क्यूब होता है। अब हम इस वैल्यू को जो है dm³ वाली वैल्यू को मोलर वाली वैल्यू को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मीटर क्यूब में। अब हमें पता है जनरल गैस ये जो आर की वैल्यू है, आर का फार्मूला जो है आर इज इक्वल टू P/N/T है। तो यहाँ पे हम इनकी सबकी वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की जब पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। आर इज इक्वल टू 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब हमें पता है न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर जो इक्वल होता है 1 जॉल के, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे न्यूटन मीटर की जगह पे जॉल लिखा है, जॉल पर केल्विन पर मोल आ गया, ठीक है। अब इसी वैल्यू को अगर हम कैलोरी में फाइंड करना चाहें तो हमारे पास 1 कैलोरी इज इक्वल होता है 4.18 जॉल के। तो इसी ऊपर वाली वैल्यू को हम 4.18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी 8 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आगे 1.989 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, यानी कि अगर हम कैलोरी में फाइंड आउट करना चाहें तो फिर आर की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। स्टेट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशन। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इसको हम देखेंगे। जॉन डाल्टन स्टडी द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड गेव हिज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने जो है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
का जो है वो की स्टेटमेंट दी थी, उसने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ को डिफाइन करेंगे। द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। कहता है अगर हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर हो तो वो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा उन तमाम गैसेस से वो इक्वल होगा, यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 गैसेस हैं, 1 2 3 गैस है, तो उनका जो टोटल पार्शियल प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो इक्वल होगा इनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के। तो PT मतलब टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P1, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 के पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस, यानी कि इन तीनों के सम के इक्वल होगा टोटल पार्शियल प्रेशर। अगर हम 4 सिलेंडर लें, वो कहता है सपोज के और हर एक का वैल्यूम कितना हो, 10 dm³ हो, और हम अगर गैसेस लें H2 गैस, CH4 एंड ऑक्सीजन गैस लें, ठीक है, 3 गैसेस सेपरेटली क्लोज्ड इन फर्स्ट 3 कंटेनर एट द सेम टेम्परेचर, तो हमारे पास जो है टोटल पार्शियल प्रेशर जो एग्जर्ट होगा इन तीनों गैसेस से, ठीक है, वो जो होगा इनके तीनों के सम के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। यानी कि अब ये देखिए फर्स्ट क्या, ऑल द गैसेस आर ट्रांसफर टू द 4 सिलेंडर द कैपेसिटी ऑफ 10। पहले हम इन सब तीनों गैसेस को अलग-अलग सिलेंडर में डालेंगे, ठीक है, फिर हम जो है इन सब जो है तीनों गैसेस को जो एक चौथे सिलेंडर में इकट्ठा डाल देंगे, ठीक है। वो कहता है सपोज करें कि अगर हमारे पास CH यानी कि H2 गैस जो है वो एग्जर्ट करिए प्रेशर 400 टॉर, ठीक है, जो हमारे पास CH4 है वो कितना एग्जर्ट कर रही है 500 टॉर, एंड थर्ड जो हमारे पास है O2 जो है वो 100 टॉर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो हमारे जब हम इनको मिक्स करके चौथे सिलेंडर में डालेंगे तो इनका टोटल पार्शियल प्रेशर जो आएगा तीनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। जब हम इनको सम अप करेंगे तो कितना आएगा 1000 टॉर आएगा, ठीक है। अब हमें पता है जी, अगर हम जनरल गैस इक्वेशन इन तीनों गैसों की जो है अलग-अलग लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं, हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस के लिहाज से, CH4 के लिहाज से एंड O2 के लिहाज से अगर इनको लिखें तो पहले हम सिंपली इक्वेशन है PV = nRT, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए आएगी PH2V = NH2RT, ठीक है। तो अब हम जो है V को इस V को जो है इधर ले आए हैं, क्योंकि हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो V इधर आके डिवाइड हो जाएगा NH2RT/V, ठीक है। अब RT/V, इसी तरह हम CH4 वाली गैस का भी जनरल गैस इक्वेशन लिख लेंगे और O2 का भी, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन बन गई। अब तीनों इक्वेशन में जो है V इधर आके डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन में ये जो है हमारे पास RT/V कॉमन आ रहा है, तो ये कांस्टेंट होता है। इसको अगर हम कांस्टेंट लें, यहाँ पे जो है हम कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी PH2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है H2 के आएगा एंड यहाँ पे CH4 का आएगा और यहाँ पे जो है आएगा O2 का, ठीक है। अब जो है अगर हम टोटल पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन के लिहाज से लिखें तो हमारे पास ये PT = आएगा PH2 + PCH4 PO2, ठीक है। अब PT = NH2 नंबर ऑफ मोल्स NCH4 एंड N2, यहाँ पे जो है RT/V जैसे ये ऊपर वाली
सेकंड इक्वेशन बनी हुई हैं सबके लिए ये वाली, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखी हुई है, इनको RT/V को जो है कॉमन ले लिया और बाकी सबको सम अप कर दिया, ठीक है। अब NH2 NCH4 NO2 ये जो होगा इक्वल होगा NT के, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने NT पुट कर दिया है, तो PT इज इक्वल आ जाएगा NT इंटू RT/V। फिर इक्वेशन को जो है अरेंज करेंगे, V इधर आके फिर P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, PTV इज इक्वल आएगा NT/RT, यानी कि ये इस तरह जनरल गैस इक्वेशन बन गई, ठीक है, टोटल पार्शियल प्रेशर के लिहाज से। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी 4 एप्लीकेशन है। जो सबसे पहली ये है कि अगर हम लेबॉर्ट्री में किसी भी कंटेनर में वाटर वेपर और किसी भी आइडियल गैस को कलेक्ट करें तो हमारे पास जो गैस होती है ना वो वाटर वेपर के ऊपर जो है कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि ऊपर तह बना देती है। चूँकि नीचे वाटर वेपर होते हैं तो वो वाटर वेपर की वजह से थोड़ा गैस जो है मॉइस्ट हो जाती है, यानी कि गैस में भी नमी आ जाती है। अब चूँकि दोनों जो है वाटर वेपर भी मॉइस्ट भी जो है एक ही सिलेंडर में है तो वो प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहे होंगे उसके ऊपर, कंटेनर की वाल के ऊपर। तो वो कहता है द पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। अब वाटर वेपर से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है हम उसे एक्वस टेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मोइस्ट गैस से जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है एग्जर्ट होगा वो इक्वल होगा P ड्राई गैस प्लस P वाटर वेपर, यानी कि वो कहता है ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर दोनों के सम के इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मोइस्ट गैस, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही सिलेंडर में। अब हमने यहाँ से P ड्राई यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को अलहदा करना है तो ये P मोइस्ट मैंने एक्वस टेंशन इस तरह रीअरेंज करके इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड है जी ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान भी डाल्टन लॉ अप्लाई होता है। हमें पता है जो एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो होता है 159 टॉर, जबकि हमारे लंग्स में इसका प्रेशर होता है 116 टॉर। तो हमें पता है ऑक्सीजन यानी कि वो मूव करती है फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टूवर्ड लोअर पार्शियल प्रेशर, तो बाहर से हमारे अंदर की तरफ जो है ऑक्सीजन आती है, जबकि CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, जो कि CO2 का जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर होता है वो लंग्स में ज़्यादा होता है जबकि एयर में कम होता है। इस वजह से CO2 हमारे जिस्म से बाहर की तरफ मूव आउट करती है, ठीक है। तो इसी तरह जब पायलट जो है हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं तो वो ब्रीथिंग में उन्हें मुश्किल पेश आ रही होती है, क्योंकि हमें पता है वो जिस भी कैबिन में यानी कि एरोप्लेन के जिस कैबिन में हमें पता है पायलट बैठे होते हैं उस कैबिन का जो प्रेशर उस कैबिन में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो लो होता है, तो एज़ कम्पेयर टू 159 टॉर के, जिसकी वजह से उन्हें अनकम्फर्टेबल फील होती है। तो इस वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो साथ लेकर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हम डाइविंग के दौरान जो है सी डाइवर जो डाइविंग के दौरान भी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, क्योंकि नीचे गहराई में जैसे ही हम समंदर में मूव करते हैं तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात आती हैं। जैसे ही हम समंदर के अंदर 100 फीट नीचे जाते हैं तो हर 100 फीट की डेप्थ पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 3 atm के हिसाब से इंक्रीज़ करता जाता है। और इसके अलावा जो है जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ होती है तो N2 की वैल्यू यानी कि नाइट्रोजन गैस भी इंक्रीज़ हो रही होती है, जो कि हमारे ब्लड में डिफ्यूज़ हो सकती है। तो हमें जो है ब्रीथिंग के दौरान बहुत मुश्किलात आती है। इस वजह से सी डाइवर भी ऑक्सीजन साथ लेकर जाते हैं, उस ऑक्सीजन में जो है इनर्ट गैस हीलियम भी जो है मिक्स होती है पार्शियल प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारा गैस शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। वो कहता है गैस नॉन आइडियल बिहेवियर लो टेम्परेचर पे क्यों शो करती है,
जबकि आइडियल बिहेवियर कर हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो कर रही होती है। तो हम इसको देख लेते हैं। व्हेन वी डिस्कस द गैस लाइट इज प्रपोज दैट आइडियल गैस ओबे दैम पार्टिकुलरली एन आइडियल गैस ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जनरल गैस इक्वेशन। वो कहता है जो हमारे पास आइडियल गैस होती है वो जो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड आइडियल जनरल गैस इक्वेशन को ओबे कर रहे होते हैं, जबकि जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं वो इन सब को जो है ओबे नहीं करती है, ठीक है, फॉलो नहीं करती। तो कहता है अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ फ्यू रियल गैसेस लाइक H2, HEN2 एंड CO2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कीपिंग इन द व्यू द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन द गैस कंसिक्वेंटली द चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। कहता है इन रियल गैसेस का जो है बिहेवियर हम कम टेम्परेचर पे भी देखते हैं कि आया कि ये आइडियल बिहेवियर शो करती हैं या जो है नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, रियल गैसेस हैं, ठीक है। तो और जबकि हाई टेम्परेचर पे किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी नॉन आइडियल बिहेवियर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि कम टेम्परेचर पे ये रियल गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर किस तरह शो करती हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ की मदद से देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर ले रहे हैं इस ग्राफ में देखें, और जबकि वाई एक्सिस पे हम PV/RT की वैल्यू लेंगे, ठीक है। द फैक्टर PV/NT इज कॉल्ड, यानी इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा जो है आइडियल गैस के लिए यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल होती है और सेम होती है आइडियल गैसेस के लिए, जबकि नॉन आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू चेंज करती रहती है, ठीक है। तो इट्स वैल्यू इज यूनिटी अंडर ऑल कंडीशन फॉर एन आइडियल गैस सिंस इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम इन सच अ वे PV/RT रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर हम प्रेशर को इसमें आइडियल गैस अगर हमारे पास हो तो उसमें अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, जबकि ओवरऑल P/T की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट रहेगी, यानी कि प्रेशर की इंक्रीज कर रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जबकि फाइनल वैल्यू जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन टू द पैरेलल टू द प्रेशर ऑफ द एक्सिस, यानी कि स्ट्रेट लाइन आइडियल गैसेस के लिए शो हो जाती है, जिसकी वजह से जो कि पैरेलल होती है प्रेशर एक्सिस के। अब वो कहता है जबकि रियल गैसेस में, ये सब आइडियल गैसेस के लिए हमने पढ़ा है, जबकि रियल गैसेस जो हैं यानी कि नॉन आइडियल गैसेस जो कि ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करती, उनमें ये ट्रेंड जो है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि वो डेविएशन शो करती हैं इस बिहेवियर पे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ग्राफ फॉर हीलियम, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है हीलियम का लिहाज से H2N2 एंड CO2, ठीक है। Along with the expected horizontal dotted line to some extent but goes above this line at very high pressure, it means that in very high pressure decrease in volume is not according to, इसमें जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे आइडियल नॉन आइडियल गैसेस के लिए तो हमारे पास जो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा वो जो है जनरल गैस के इक्वेशन के लिहाज से नहीं होगा, जिसकी वजह से PV/RT की वैल्यू भी चेंज आएगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास इन द केस ऑफ H2 द डेविएशन स्टार्ट इवन एट लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू HE, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कम प्रेशर पे ही, जैसे हम पहले देखें जी हमारे पास हीलियम का है, ठीक है, कम प्रेशर पे ही ये जो है प्रेशर यानी कि ये अगर हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। अगर हमने जबकि ये लो प्रेशर पे नॉन आइडियल गैस जैसे कि हीलियम है वो फ़ौरन ही डेविएशन शो करना शुरू कर देती है कम टेम्परेचर पे, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री रख रहे हैं तो और प्रेशर जो है कम है थोड़ा, यानी कि ज़्यादा उसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं प्रेशर की, तो हीलियम जो है फ़ौरन ही डेविएशन स्टार्ट कर देती है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन की जो लाइन है उससे उसका बिहेवियर यानी कि ये जो लाइन आ रही है वो थोड़ा अबव आ रही है, तो ये डेविएशन शो कर रही है। फिर जैसे ही अब हमारे पास हाइड्रोजन है उसका जैसे ही थोड़ा सा वो बल्कि हीलियम की निस्बत और भी कम प्रेशर पे डेविएशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है।
और उसका भी लाइन उसके ऊपर आ रही है, जबकि जो N2 है उसका थोड़ा सा अजीब बिहेवियर है, ठीक है। उसका जैसे ही प्रेशर और डिक्रीज करेगा, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन की निस्बत, तो वो जो है मज़ीद डेविएशन शो करेगी, ठीक है। कहते हैं N2 शो अ डिक्रीज इन PV और RT वैल्यू एट द बिगिनिंग एंड शो मार्क डेविएशन इवन एट लो प्रेशर दैन H2। यानी कि यहाँ पे जो है N2 में जो है हम प्रेशर की और भी वैल्यू और भी कम प्रेशर पे वो डेविएशन शो कर रही है, यानी जैसे ही प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि पूरी PV ओवर RT यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू भी जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो है ये मार्क डेविएशन शो करेगी एज कम्पेयर टू H2, यानी कि ये कम प्रेशर पे ही डेविएशन स्टार्ट कर देती है। और इसी तरह जबकि CO2 जो है वो तो स्ट्रेंज बिहेवियर शो कर रही है, यानी कि वो तो और भी बहुत कम प्रेशर पे जो है मज़ीद डेविएशन शो कर रही है एज़ कम्पेयर टू N2 हीलियम एंड हाइड्रोजन की निस्बत, ठीक है। अब हम देखें अगर इन्हीं नॉन आइडियल गैसेस, यानी कि ये नॉन आइडियल गैसेस जो है कम टेम्परेचर पे जो है मार्क्ड डेविएशन शो कर रही हैं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, अगर हम इन्हीं आइडियल नॉन आइडियल गैसेस का थोड़ा अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दें तो ये फिर जो है थोड़ा सा आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह एट हाई टेम्परेचर पे जो है आइडियल बिहेवियर किस तरह शो करती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जो व्हेन वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑल दीज फोर गैसेज एट एलिवेटेड टेम्परेचर आई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द ग्राफ कम अंडर क्लोज टू द एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन एंड दीज डेविएशन आर शिफ्टेड टुवर्ड हायर प्रेशर। दिस मीन्स दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक द गैस आइडियल। दिस डिस्कशन ऑन इस, वो कहता है कि अगर हम इन्हीं रियल गैसेस यानी कि नॉन आइडियल गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड CO2 का बिहेवियर अगर हम देखें हाई टेम्परेचर पे, यानी कि अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को जो है इंक्रीज कर दें तो ये फिर आइडियल बिहेवियर थोड़ा सा शो करेंगी, यानी कि ये इनकी लाइंस जो आएंगी वो इस दरमियान वाली लाइन जो आइडियल गैस की डॉटेड लाइन है, डॉटेड तो नहीं है, यहाँ पे सिंपल ऐसे लाइन ड्रा की गई है जो मिड में है, वो कहता है इसके क्लोज, यानी कि इसकी डेविएशन शो करेंगी लेकिन बहुत कम करेंगी, और इनकी लाइन जो होंगी इस दरमियान वाली लाइन के थोड़ा नज़दीक आएंगी। जैसे ही हम जो है ये टेम्परेचर की वैल्यू को हाई करेंगे, ठीक है, आर शिफ्टेड टू हायर प्रेशर, और जो है इनका प्रेशर भी हाई कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा और प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा होगा, तो PV ओवर RT की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी, और इस तरह ये जो है आइडियल बिहेवियर शो करेंगी। तो इसकी कंडीशन क्या आ रही है, दैट दिस डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, यानी इस तमाम ऊपर वाली डिस्कशन से हमें क्या नताइज अखज़ हुए हैं, गैसेज आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर, ठीक है। वो कहते हैं गैसेज जो हैं लो प्रेशर पे जो है आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, जबकि नॉन आइडियल बिहेवियर हाई प्रेशर पे शो करती हैं, ठीक है। और जो है गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। वो कहता है गैसेज आइडियल कब होती हैं, जब हमारे पास लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, जबकि नॉन आइडियल बिहेवियर उस वक्त शो करती है जब हमारे पास जो है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हो, ठीक है। तो ये जो है इस ये क्वेश्चन में डिस्कशन दी गई थी बिहेवियर के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड गिव इट्स पोस्टुलेट। हमें पता काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का सबसे पहले जो है कंसेप्ट दिया था वो बर्नौली था, साइंटिस्ट था जिसने 1738 में इसका जो है
कंसेप्ट दिया था। उसके बाद क्लासियस आया 1857 में, उसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से जो है काइनेटिक इक्वेशन जो है डिराइव की थी। उसके बाद जो है ये थ्योरी जो है मैक्सवेल ने एक्सटेंड की और उसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पेश किया जब और जो है इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पोस्टुलेट दिए उन्होंने, जो कि तकरीबन 8 हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। कहता है हर गैस में बहुत सारे यानी कि लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गॉन हो गया, नियॉन वगैरह इस तरह के। वो कहता है गैस के मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं अमंग देमसेल्फ एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन की वजह से ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और इनकी जो है मूवमेंट जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी उसमें ना एनर्जी ज़्यादा होती है और ना ही जो है एब्जॉर्ब होती है। तो नेक्स्ट है जी, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस। वो कहता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से यानी कि वाइडली सेपरेटेड होते हैं और इनके दरमियान सफिशिएंट स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होती हैं। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल। कहता है कि एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम किसी भी गैस का देखें तो वो होल यानी कि कंटेनर के वॉल्यूम की निस्बत वो निग्लिजिबल होता है, ठीक है। और इनके दरमियान द मोशन इम्पॉर्टेंट टू द मॉलिक्यूल बाय ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी जो है निग्लिजिबल होती है एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड कोलिजन। और इनमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे जो है फिर जो है आरजे क्लासियस आया और उसने जो है एक जो है काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की। काइनेटिक इक्वेशन जो है उसने ड्राइव की और वहाँ से जो है वेलोसिटी के बारे में और थोड़ा सा जो है और एक्सप्लेनेशन दी, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो काइनेटिक इक्वेशन जो है उसकी फुल फॉर्म थी PV = 1/3 mc² बार, ठीक है। यहाँ पे बार भी आएगा, आया हुआ है बल्कि। यहाँ पे प्रेशर जो है P = प्रेशर एंड V वॉल्यूम, मैस जो है M स्मॉल m जो है मैस को शो कर रहा है, जबकि N जो है नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस को शो कर रहा है और c² बार जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी c² बार जो इसमें आया हुआ है वो इक्वल होता है C1², C2², C3²। यानी कि अगर हमारे पास 3 गैसेस हो और उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी C1² हो, C2² हो और इनके नंबर ऑफ मोल को अगर हम इनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि ये जो C1² है, C2², C3² ओवर n1 इन पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c² बार आएगा, ठीक है। c² बार को हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं कहेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हम जो वैल्यू आएगी उसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहेंगे। ये यहाँ पे दिया है c² बार का जब हम अंडर रूट लेते हैं तो वो इक्वल आता है CRMS मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और इसका फार्मूला किस तरह है CRMS = 3RT/m, ठीक है। तो यहाँ पे जो m होगा मोलर मास ऑफ द गैस होगा, R जो होगा जनरल गैस कांस्टेंट है और T जो है हमारे पास क्या है टेम्परेचर। यहाँ से जो है ये जैसे फुल इक्वेशन दी गई है PV = 1/3 mc² बार, ये c² बार जो है इसकी वैल्यू जो है जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इक्वल आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये वो वाली निकली हुई है इक्वेशन, ठीक है।
तो वो कहता है दिस इक्वेशन इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हायर टेम्परेचर ऑफ द गैस ग्रेटर विल बी द वेलोसिटीज एंड काइनेटिक इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द गैसेस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ ऑन द बेसिस ऑफ केएमटी, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे जो है इन लॉ को डिराइव करें। अब हमें पता है बॉयल्स लॉ जो है according to one of the postulate of the kinetic theory the kinetic energy is directly proportional to absolute temperature। हमने ऊपर पढ़ा है कि kinetic energy जो है absolute temperature के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो kinetic energy हमें पता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है, mv का स्क्वायर होती है या mnc का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है c का स्क्वायर बार आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ये जो है 1/2 mnc स्क्वायर बार जो है काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है जबकि काइनेटिक इक्वेशन क्या है, PV = 1/3 mnc स्क्वायर बार। ठीक है, अब हम यहाँ से बॉयल्स लॉ को डिराइव करेंगे कि क्या आया कि ये कैसे प्रूव होगा। मल्टीप्लाई दी इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन को जो है यानी कि काइनेटिक इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं बाय 2। जो हमारे पास आगे PV = 2/3 × 1/2 mnc स्क्वायर। ठीक है, तो हम अब ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन है वही ऊपर वाली आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास होगा पुटिंग द इक्वेशन इनटू 16। अब इस इक्वेशन में जो है हम इस इक्वेशन को पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगी PV = 2/3 kT आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू जब ऊपर पुट करेंगे तो इफ़ द टेम्परेचर T इज़ कांस्टेंट, अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, K वैसे भी कांस्टेंट है, जबकि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2/3 ये वैसे भी कांस्टेंट हो, तो हमारे पास PV = आएगा कांस्टेंट K। कांस्टेंट PV = K बार विच इज़ यानी कि ये कांस्टेंट को शो कर रहा है कि तो PV = K बार विच इज़ बॉयल्स लॉ हमें पता है। हिंस द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ द मोल्स द प्रोडक्ट PV इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये जो हमारे पास बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया। अब हम एवोगाड्रो लॉ को किस तरह शो करें। एवोगाड्रो लॉ हमें पता है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अदर गैस। ठीक है, यानी कि N1 = N2 होता है। हम इसको किस तरह प्रूव करेंगे ये हमने देखना है। ठीक है, अब जी देखते हैं इसको। अगर हमारे पास 2 गैसेस हैं 1 and 2 एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर एंड हैविंग द सेम वॉल्यूम, देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर N1 and N2 एंड मैसेज आर M1 and M2, जबकि इनकी वेलोसिटी C1 स्क्वायर बार होगी एंड C2 का स्क्वायर बार होगी। तो हम इसके लिए जो है काइनेटिक इक्वेशन नंबर 1 गैस के लिए यानी कि गैस 1 के लिए लिखेंगे PV = 1/3 M1 C1 स्क्वायर बार, और जबकि दूसरी गैस के लिए भी इसी तरह होगी। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये M1 N1 C1 स्क्वायर बार इस तरह का ये जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बोथ गैसेज आर सेम देयर काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी कि जब इनका टेम्परेचर सेम होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास बराबर होती है 1/2 M1 N1 C1 का स्क्वायर, यानी कि M1 C1 स्क्वायर बार होती है, जबकि दूसरी गैस के लिए भी इसी तरह ही होगी। अब इसी जो है 1/2 तो हमें पता है कि ये जो है कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। डिवाइड द इक्वेशन 19/20। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को अब हम इस इक्वेशन से जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है जब डिवाइड करेंगे ये वाले 2 ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा M2 C2 स्क्वायर बार आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा M1 C1 स्क्वायर बार होगा। जब हम इनको इसके ऊपर इक्वेशन नंबर 19 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा N1
इज इक्वल टू N2, यानी कि इनको जो है डिवाइड करके ये आ जाता है N1 इज इक्वल टू N2 के। ये देख लीजिएगा खुद। नेक्स्ट है जी, डिराइव द जनरल गैस इक्वेशन एंड आल्सो गिव द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी फॉर द गैस। हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन को हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ से जो है ड्राइव करते हैं। तो हमें पता है बॉयल्स लॉ जो होता है जी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ये जो है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। नेक्स्ट है जी, चार्ल्स लॉ। हमें पता है volume of given mass of gas is directly proportional to temperature when number of moles and pressure are held constant। और इस तरह जबकि एवोगाड्रो लॉ होता है नंबर ऑफ, यानी कि वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। और जब इन तीनों इक्वेशन को हम यानी कि इनको रिलेशनशिप इनके दरमियान शो करते हैं तो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन टी ओवर पी वी, ठीक है, एन टी ओवर पी आ जाएगा। और अब यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इनके दरमियान जो है इक्वल का साइन आ जाएगा और कोई ना कोई कांस्टेंट जो कि आर है, ठीक है। और P जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ, पी वी इज इक्वल आएगा NRT। R जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को जो है रिमूव करने से आया है, हटाने से। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस जनरल गैस इक्वेशन से जो है प्रूव करेंगे कि बॉयल्स लॉ किस तरह अखज़ होता है और चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ किस तरह अखज़ होता है। तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू NRT जनरल गैस इक्वेशन है। और जब हम इस इक्वेशन में टी को यानी कि एवोगाड्रो अगर हम बॉयल्स लॉ को अखज़ करें तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो है कांस्टेंट होते हैं। और जबकि आर भी कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल आएगा के जो कि बॉयल्स लॉ है। और इसी तरह जबकि पता है पी वी इज इक्वल टू NRT ओवर पी, ये भी अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को जो है रीअरेंज करेंगे तो इस तरह आ जाएगी RT ओवर पी। और जबकि चार्ल्स लॉ में हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, ठीक है जी, R भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो है V जो है इक्वल आएगा KT के। जब इन सब को कांस्टेंट रखेंगे K तो एक वो आएगा। और जबकि टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता तो V इज इक्वल आएगा KT जो कि चार्ल्स लॉ है। और इस तरह हमें पता है V इज इक्वल टू RNT ओवर P। और जबकि इसमें एवोगाड्रो लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं तो फिर किस तरह आएगी, यानी कि उसमें तो जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जब साइन को हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, R भी कांस्टेंट होता है तो V इज इक्वल आएगा KN के जो कि एवोगाड्रो लॉ है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस द जनरल गैस इक्वेशन किस तरह आएगी, P1V1 इज इक्वल टू RT, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू RT होती है। और अगर हम यहाँ से R की वैल्यू को अलहदा करें तो हमारे पास PV ओवर T इज इक्वल आएगा R। और यही इक्वेशन अगर हम गैस 1 और गैस 2 के लिए लिखेंगे तो हमारे पास 1 गैस के लिए आगे P1V1 और दूसरी ओवर T1 इज इक्वल R आएगा। और दूसरी गैस के लिए ये P2V2 ओवर T2 इज इक्वल आएगा R के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्क्राइब द लाइन मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। ये जो है मेथड गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये काम किस बेस पे करता है, जाउल थॉमसन इफेक्ट की बेस पे जो है ये मेथड काम करता है। और इसमें लाइन मेथड में जो अपरेटस यूज़ होता है वो यहाँ पे दिया गया है जी। यहाँ पे जो है ये वाला जो है एक जो है एक्सपेंशन चैम्बर है और उसके साथ अटैच है जी कंप्रेसर। कंप्रेसर से यहाँ से जो है फ्रेश एयर आ रही होती है, जबकि यहाँ से ये फ्रेश एयर जैसे ही इसमें कंप्रेसर में डालते हैं तो ये फ्रेश एयर को कंप्रेस कर देता है। और ये कंप्रेस एयर जो है रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में आता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में आता है, जो कि उस कंप्रेस्ड एयर को
जो है कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। और जो है और फिर ये कंप्रेस्ड, जैसे ही कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है तो उस वक्त प्रेशर कितना लगाता है 200 ATM 200 ATM, यानी कि ये कंप्रेसर जो है फ्रेश एयर को 200 ATM पे कंप्रेस करता है और फिर यही कंप्रेस्ड एयर जो है रेफ्रिजरेटर में आता है और वहाँ से कूल होके फिर ये जो है एक्सपेंशन चैम्बर में किस तरह बाहर निकलती है। एक जेट होता है, स्पाइरल ट्यूब है, स्पाइरल ट्यूब से अब के आगे यहाँ पे ये जो एंड में है ये एक जेट लगा हुआ है, यहाँ से बाहर निकलती है। और जैसे ही कूल कंप्रेस्ड एयर जो है जेट से बाहर आती है तो यहाँ पे एक्सपेंड हो जाती है और यहाँ पे इसका प्रेशर जो है 200 से 1 ATM पे आ जाता है। और यहाँ पे जो है कुछ एयर जो है लिक्विफाई हो जाती है, यानी कि लिक्विड में चेंज होती है और यहाँ पे ये जो लिक्विड एयर यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, जबकि रिमेनिंग जो कूल एयर होती है यानी कि जो लिक्विड में चेंज नहीं होती वो दोबारा कंप्रेसर में जाती है, फिर कंप्रेस होके फिर कूल होके फिर दोबारा आती है, यानी कि इस तरह का प्रोसेस होता रहता है और इस तरह जो है गैसेस जो है लिक्विफाई हो जाती हैं, जबकि इस प्रोसेस के ज़रिए बाकी तमाम गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं एक्सेप्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन के। तो ये इसका प्रोसेस जो है ये डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पे हमसे जो है डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप करती हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ